क्वेश्चन है आप लोगों से। अगर मैं आपसे कहूँ कि रिस्क के वर्ड को डिफाइन करें तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी? रिस्क क्या है? एक एक करके सबसे पूछते हैं। रिस्क क्या है? खतरा, ठीक है। खतरा, डेंजर, यूनिक वर्ड, खतरा, एम्बिगुइटी, मजीद यूनिक वर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? आधी बात ठीक, आधी बात गलत है। कोई भी नेगेटिव चीज होना या पॉजिटिव चीज होना। तो रिस्क क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। रिस्क हमेशा नेगेटिव होता है। कोई नई चीज कर रहे हैं तो उसमें हम परेशान हैं कि हम करें या ना करें। लॉस है तो ऊंचा बोलो। खतरा क्या? रिस्क क्या होता है? खतरा, चलो खतरा कर लेते हैं। खतरा नहीं, खतरा, फियर ऑफ लॉस, खतरा, खतरा, डेंजर। ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, ऊंचा बोल। चांसेस ऑफ गेटिंग समथिंग रॉन्ग, एक्सीडेंट का हो जाना। ओके ओके, वेरी गुड। खतरा, पॉसिबिलिटी किस चीज की? किसी भी गलत चीज के होने की। नेगेटिव, ठीक है जी बॉस, तुम्हारा गलत काम किया करो। हाँ जी, खतरा आपका भी खतरा ही है सबका। अच्छा, तो नहीं पूछते फिर बारी बारी। रिस्क बेसिकली, हाँ बड़ा यूनिक। अच्छा जी, चलें, सब ने ठीक बात बताई है। रिस्क इज बेसिकली, पहली चीज तो ये है कि ये एक फ्यूचर टेंस है, यानी कि ये फ्यूचर में होने वाली बात को हम आज देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। हुआ नहीं है, हो गया भी नहीं है, मगर हो सकता है। यानी कि ये रिस्क विल ऑलवेज बी इन फ्यूचर एंड इट इज ऑलवेज व्हाट? नेगेटिव। ये कभी भी पॉजिटिव टोन में हम यूज नहीं कर सकते। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा भाई बताओ रिस्क किसे कहते हैं, तो बता देंगे रिस्क क्या है? क्या बताएंगे उसको? रिस्क क्या है? खतरा। रिस्क क्या है? खतरा। आई एम डेंजर। अच्छा, तो अगर मैं रिस्क को डिफाइन करूं, कहता है रिस्क इज द पॉसिबिलिटी, इसी वर्ड पर रुके। पॉसिबिलिटी मीन्स के फ्यूचर में हो सकता है, दैट एन इवेंट और कंडीशन, यानी कि फ्यूचर में कोई भी मामला हमें क्या पहुंचाएगा? हार्म, लॉस, या हमारे इदारे को क्या दे सकता है? डिसरप्शन। एक नया वर्ड आया आपकी लाइफ में आज, वर्ड कौन सा है? डिसरप्शन। सर डिसरप्शन किसे कहते हैं? डिस्टर्बेंस को। डिसरप्शन मीन्स डिस्टर्बेंस, खराबी। तो रिस्क की आसान डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और कंडीशन जिसने अकर कब होना है? फ्यूचर में, और वो आपको क्या पहुंचा सकती है? हार्म, लॉस या डिसरप्शन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इतनी बात समझ आती? अच्छा, अगर मैं इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखूं, आजकल के जदीद दौर में देखूं, तो आजकल एक चीज बहुत कॉमन है। क्या? आजकल दुनिया चाहती है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर हो रही है ना, किसी भी तरह की अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि इसको किसी चीज के साथ जोड़ें। किसके साथ? ऑनलाइन के साथ। तो आजकल के दौर में हम लोग अपनी हर फिजिकल काम को
कोशिश करते हैं कि क्या बना दें, डिजिटल बना दें, जिसका फ़ायदा ये हो कि एक तो वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए, दूसरा कल को दोबारा भी हम उसको इस्तेमाल कर सकें। भाई मुझे अगर ऑप्शन दी जाए ना आज भी कि सर आप क्लास करवाना चाहेंगे प्योर फिजिकल या कॉम्बो, तो मैं हमेशा क्या कहूँगा, प्योर फिजिकल। बेशक वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी, बेशक ऑनलाइन के बच्चे साइड पे हो जाएंगे, मगर डिजिटल वर्ल्ड के साथ ना आप बंध जाते हैं, आप कैद हो जाते हैं। ऑनलाइन के साथ मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, आपको डांट भी नहीं सकता, क्यों, रिकॉर्ड पे आ जाएगी। फिजिकल अगर हो तो मैं करीब आके दो प्यार से पप्पी भी कर सकता। तो फिजिकल एक्टिविटी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको जोड़ लें किसके साथ, डिजिटल लाइफ के साथ। अब होता क्या है, जब भी आप अपने बिजनेस को जोड़ते हैं विद डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड आईटी सिस्टम्स, ये जो कुर्बत है ये अक्सर आपको डिफरेंट रिस्क के साथ मर्ज कर देती है। भाई अगर मेरा बिजनेस सिर्फ फिजिकल हो, लेट सपोज एक शॉप है, तो एक शॉपकीपर को अगर उसने सिर्फ फिजिकल दुकान ही चलानी है तो उसको अपने बिजनेस में कौन कौन से रिस्क नजर आएंगे, आपसे पूछता हूं। सिर्फ फिजिकल शॉप है, वो कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं करता। एक हमारा फोटोकॉपियर ले लें या कैंटीन वाला ले लें या कोई भी एक छोटा सा दुकानदार ले लें, उसको उसके बिजनेस में क्या क्या रिस्क मिलेंगे, चोरी, ठीक है, थेफ्ट हो सकता है, एक रिस्क है। सिस्टम तो कोई है ही नहीं बेचारे के पास, है, ऊंचा बोलो, ठीक है, जो वो मशीन यूज कर रहा है उसकी मशीन खराब हो सकती है, ठीक है, वो जिस प्रेमिसेस में काम कर रहा है वो प्रेमिसेस को हम खराब कर सकते हैं, कोई फ्लड आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, और फेक करेंसी, उसके पास नकली नोट आ सकते हैं, ओके, और कस्टमर जा सकता है, इन्वेंट्री डैमेज हो सकती है, इन्वेंट्री डैमेज हो सकती है, उसके पास जो करेंसी है वो फेक आ सकती है। एक आध और बता दें, स्टॉक आउटडेट हो गया, इन्वेंट्री आउटडेटेड होगी, और बताएं, और हाँ, आग लग सकती है, सप्लायर आके अपने आप को कह सकता है कि भाई मेरे से ही माल खरीदो, मैं जितने का दे रहा हूं तुम्हें उतने का खरीदना पड़ेगा, अगर उसकी मोनोपोली है तो। इसका मतलब है कि एक फिजिकल वर्ल्ड में ऑलरेडी काफी ज्यादा मसले हैं। तो अगर ये बेचारा शॉपकीपर अपने आप को फूड पांडा के ऊपर भी डाल दे, अब क्या रिस्क है, अब क्या रिस्क है, कस्टमर ने ऑर्डर करवाया, इसने पैक किया, वो ऑर्डर बेचारा क्या हो गया, बीच में कैंसिल हो गया, तो नुकसान सारा किसका, इसका। और कोई लॉस बताएं, राइडर लेके भाग गया, और जब राइडर वो चीज लेके चला गया, कस्टमर तक वो चीज नहीं पहुंची, तो फिर कस्टमर ब्लेम किसको कर रहा है, शॉपकीपर को कर रहा है। अच्छा और बताएं, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो उसका फिर बिजनेस भी काम नहीं करेगा, और बताएं, बैड डेट हो सकता है, लोग पैसे लेके भाग सकते हैं, और क्या, फूड पांडा की ऐप उसको प्रॉपर्ली यूज करनी नहीं आ रही, और बताएं, राइडर ही नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि जब भी एक बिजनेस जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था, फिजिकल था, उसने कहा कि मैं अपने फिजिकल बिजनेस के साथ जोड़ना चाहूंगा किसको, ऑनलाइन सेटअप को, तो इसका मतलब है कि वो ऑनलाइन की दुनिया के फायदों के साथ साथ क्या उठा रहा होगा, नुकसान, और नुकसान इन द सेंस ऑफ बिजनेस रिस्क, आईटी बिजनेस रिस्क। कौन से रिस्क, आईटी बिजनेस रिस्क। तो ये कहना बड़ा आसान है कि हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग ऑनलाइन सेटअप चलाएंगे, ऑनलाइन के अपने बहुत ज़्यादा मसले हैं।
ये चैप्टर बेसिकली आपको कौन से रिस्क मैनेज करना सिखाएगा? आईटी रिस्क। तो इसमें हमने जितनी भी बातें करनी है वो कौन से वाले रिस्क की बातें करनी है? आईटी रिस्क की बातें करनी। करें बातें? तैयार? आपसे पूछते हैं, फिजिकल क्लास के अपने क्या मसले हैं अगर हम इसको ऑनलाइन नहीं दे रहे? मौसम खराब हो गया, टीचर नहीं आया। मौसम बड़ा अच्छा है, बच्चे नहीं आए। लाइट चली गई, क्लास लेट हो गई, हाँ, टीचर की सेहत खराब हो गई, धमाका हो गया, लॉकडाउन लग गया, टीचर को बुखार हो गया, कोविड हो गया, स्मोक आ गई, जंग हो गई। तो अगर मैं कहूं कि जनाब इतने सारे मसले हैं, कॉलेज को हर दिन छुट्टी करनी पड़ जाती है, टीचर बेचारा परेशान है, तो हम इसको ऑनलाइन शिफ्ट कर देते हैं और ऑनलाइन हम कहते हैं कि जनाब हम इसको जूम पे लेके जाएंगे या इसको रिकॉर्ड कर देंगे, तो दोनों के अपने अपने मसले साथ आ जाएंगे। तो हर फायदे के साथ क्या आता है? उसका नुकसान। बस इतनी बात समझ आती है कि हर पॉजिटिव चीज़ के साथ अटैच होकर क्या आ जाएगी? ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव चीज़ आ जाएगी। तो रिस्क हर जगह मौजूद है। रिस्क हर जगह क्या है? मौजूद है। आप उससे बच नहीं सकते। अगर मैं ये कहूं कि ऐसा बिजनेस बताएं जो कि टोटली रिस्क फ्री है कोई ऐसा रिस्क जो कि टोटली फ्री है? मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क हो ही ना? पेंसिल वाली दुकान, ये कह रहे हो ना? टेम्पर वो भी खराब हो जाते हैं पड़े पड़े, लीक हो गया फिर तुम्हारा माल तो सारा खराब हो जाएगा, शापर बांध ले। हाँ जी, कोई ऐसा मुझे बिजनेस बताएं जिसमें रिस्क ना हो, रिस्क फ्री। पकड़े गए फिर मारे जाएंगे। नहीं, रिस्क है बहुत बड़ा, टीचिंग में रिस्क है बहुत बड़ा। अगर आप अपने आप को एवेल्युएट करें तो आपको हर सेशन में कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस करना होता है अगर आपने कंपटीशन में रहना है तो। हाँ जी, बताएं ना, कोई ऐसा बिजनेस बताएं जिसमें रिस्क ना हो। एक खराब रिश्ता आपकी दुकानदारी बंद कर सकता। देखो, हम साथ साथ तलाक भी काम करते हैं। गुड, अच्छा ह्यूमर था। हाँ जी, पार्लर नहीं, वकालत वो तो सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं। एक केस अगर वो हार गया और वो कोई अमीर आदमी हुआ तो हाँ जी, ड्रॉप शिपिंग में भी रिस्क है, थर्ड पार्टी का रिस्क है। आप किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, वो आपको माल भेज रहा है नहीं भेज रहा, आप फंस जाएंगे। टिकटॉक लाइव आना तो उसमें माशरे का रिस्क है। आप लाइव बैठे हैं, फिर माशरा आपको किन किन नामों से पुकारेगा वो आप बेहतर जानते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। हर बिजनेस में क्या छुपा है? रिस्क छुपा है। तो क्या हमें ये रिस्क मैनेज करना आना चाहिए? आना चाहिए ना। आइए देखते हैं कि रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। रिस्क को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमारे पास 4 तरीके हैं, 4 स्टेप्स हैं बेसिकली, तरीके नहीं, ये 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। नंबर 2, रिस्क को असेस करना। नंबर 3, रिस्क को मिटिगेट करना है। नंबर 4, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। So let's start this debate. How to manage a risk? How to manage risk? अच्छा, अब ये कोई भी रिस्क हो सकता है। अब ये मैं आईटी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल किसी भी तरह के रिस्क की बात कर रहा हूं। सर, रिस्क असेसमेंट है क्या? अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू, 3 बातें हैं, आइडेंटिफाई, असेस एंड कंट्रोल। पहला वर्ड क्या है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई। उसके बाद क्या है? असेस। और उसके बाद क्या है? कंट्रोल। तो अगर आपसे आईकैप डेफिनेशन पूछ ले कि भैया
रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, और आप दुनिया जहान की बातें लिख दें और ये 3 बातें ना लिखें तो नंबर मिलेंगे? नंबर नहीं मिलेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इदारे में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। कुछ ऐसे रिस्क होंगे जो कि आ चुके होंगे, कुछ ऐसे रिस्क हैं जो कि फ्यूचर में आ सकते हैं। तो हमें दोनों तरह के रिस्कों को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना। चलो आइडेंटिफाई तो हो गए, फिर देखना है कि उनकी असेसमेंट। इसमें 2 चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी, सिग्निफिकेंस। भाई चांस है कि लेट सपोज एक रिस्क है जो कि हमने आइडेंटिफाई किया है, दैट इज के जूम की क्लासेस के अंदर एक रिस्क ये होता है कि शायद आपकी रिकॉर्डिंग ऑन ना हुई हो। रिकॉर्डिंग है ऑन ना हुई तो टीचर जो मर्जी बोल दे रिकॉर्ड होगा नहीं। ये रिस्क है, ये आ सकता है। अब सेकंड क्या है इसकी? प्रोबेबिलिटी। ये हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। और लो कैसे होगी? कि इंतजामिया अपने किसको ट्रेन करे? टीचर को ट्रेन करे कि तुमने जब भी क्लास शुरू करनी है जूम की, सबसे पहले क्या चेक करना है कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। दिस इज प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ अकरेंस, चांस ऑफ अकरेंस। चले मैं कहता हूं कि जनाब ये 30% चांस है कि रिकॉर्डिंग ना हो, मगर जिस दिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई उस दिन उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? हाई के लो? हाई, बल्कि आई शुड से वेरी हाई। क्योंकि जितना बच्चा लाइव नहीं आया होगा वो टीचर से क्या मांगेगा? रिकॉर्डिंग। टीचर कैसे देगा? प्रोवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंस को हमने मेजर करना है हाई, लो या मॉडरेट। हाई, लो या मॉडरेट। और उसके बाद हमने देखना है कि हम इसको क्या करेंगे? कंट्रोल। अब कंट्रोल करने के लिए सुने, कंट्रोल करने के लिए मेरे पास 4 तरीके हैं। कंट्रोल करने के लिए मेरे पास 4 तरीके हैं। उसको हम प्यार से कहते हैं तारा फ्रेमवर्क। क्या कहते हैं? तारा फ्रेमवर्क, TARA। कौन सा फ्रेमवर्क? तारा। T means transfer, A means avoidance, R means reduce, और अगला A means acceptance. This is called तारा फ्रेमवर्क। इतनी बात समझ आई? अब यहां पे आए, ये देखें जरा, कहता है अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई, असेस एंड कंट्रोल थ्रेट्स। थ्रेट्स मींस रिस्क। थ्रेट्स का मतलब क्या है यहां पे? रिस्क। टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एसेट्स एंड एंश्योर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। भाई अगर थ्रेट ज्यादा है तो मेरे एसेट्स उससे महफूज रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर थ्रेट्स इदारे में बहुत ज़्यादा है तो मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अपने एसेट्स को बचाने के लिए, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइव रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे अपने रिस्क को इन 4 स्टेजेस से गुजारना पड़ता है। पहली स्टेज कौन सी है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इसमें मैंने क्या करना है? डिटेक्ट करना। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मैंने क्या करना है? डिटेक्ट करना है। डिटेक्शन किसे कहते हैं? ढूंढना है, तलाश करना है। डिटेक्शन मींस तलाश करना है क्या? पोटेंशियल रिस्क। अब ये पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल जिसमें अकर होने की ताकत या हिम्मत है। हो सकता है कि वो रिस्क आज नहीं है मगर फ्यूचर में उस तरह का मसला एग्जिस्ट कर
सकता है, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल, उसमें हिम्मत है, उसमें ताकत है कि फ्यूचर में आ सकता है। बाय क्या करेंगे हम लोग, बिजनेस को एनालाइज। अच्छा एक बात बताएं, हर बिजनेस के रिस्क सेम होंगे? नहीं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरे बिजनेस की कौन कौन सी एक्टिविटीज है, उस बिजनेस में क्या आईटी शामिल है या नहीं है, उस बिजनेस में किन किन तरह के क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स, और फिर इन तीनों का कंबाइन देखना है कि इनकी वजह से कौन कौन सा रिस्क आ सकता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर से शायद की क्या मुराद है? पेस्टल याद है किसी को? पेस्टल के बारे में सुना कभी? पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, ये 7 बातें होती हैं जो कि बाहर की इन्वायरमेंट कहलाती हैं, यानी कि ये भी आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जनाब आपने हफ्ते को और जुम्मे को क्लासें नहीं करनी फिजिकल, ये कॉलेज का फैसला है? क्या कॉलेज से खुश है? क्या बच्चे से खुश हैं? मगर क्या कॉलेज मजबूर है? क्या ये भी एक रिस्क है? और ये रिस्क पेस्टल में अगर मैं देखूं तो पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि जनाब फर्ज करें गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक हर दिन बिजली बंद रहेगी। किसने कहा हुआ है? गवर्नमेंट ने कहा हुआ है। तो ये भी रिस्क है जो कि कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। ये भी क्या है? मेरा एक्सटर्नल फैक्टर। और क्या ये मेरे बिजनेस को पॉजिटिव इमेज दे रहा है कि नेगेटिव इमेज दे रहा है? नेगेटिव इमेज दे रहा है। और नेगेटिव इमेज का मतलब क्या होता है? ये थ्रेट है, और थ्रेट बोले तो रिस्क है। बात समझे? गवर्नमेंट कहती है कि जनाब बढ़ती हुई स्मोक है, तो या तो बच्चे मास्क पहन के आए या कॉलेज बंद करें। अब इसमें पॉलिटिकल भी है और इन्वायरमेंटल भी है। पेट्रोल की प्राइसें बढ़ गई हैं, गवर्नमेंट कहती है कि जनाब अब आपने घर बैठ के जूम पे ही क्लासें करवानी है। अब इसमें रिस्क कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल भी है, टेक्नोलॉजिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, इन्वायरमेंटल भी है। क्योंकि अब इन्वायरमेंट में वो जो धुएं वगैरह निकलते थे वो भी बढ़ चुके हैं। तो खैर किसी भी तरीके से अगर आपके बिजनेस को आपकी एक्टिविटीज नुकसान पहुंचा सकती है, या उस पर लगा हुआ आईटी सिस्टम नुकसान पहुंचा सकता है, या एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको आपने आज बैठ के तलाश करना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। और याद रखिएगा हर बिजनेस में हर फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, याद रखो। ओके, अगली चीज, उसके बाद मैंने क्या करना है? रिस्क को असेस करना है। इसमें भी 2 बातें हैं, लाइक्लीहुड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट। वही बात, लाइक्लीहुड यानी कि प्रोबेबिलिटी, और उसका इम्पैक्ट यानी कि उसकी सिग्निफिकेंस। और तीसरा क्या है? रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन मींस रिड्यूस कर देना। मिटिगेशन का क्या मतलब होता है? रिड्यूस। इसके अंदर आपको मिलता है तारा फ्रेमवर्क, रिड्यूस, अवॉइड, ट्रांसफर और एक्सेप्ट। इसको आप किसी भी एंगल में शफल कर सकते हैं, ट्रांसफर, अवॉइड, रिड्यूस या एक्सेप्ट। अब इसके ऊपर बात करते हैं, तसल्ली से बात करेंगे। और चौथा क्या है? मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। सर एक दफा अगर मैं एक रिस्क पे काबू पा लूं तो क्या ये कंपलसरी है कि नेक्स्ट टाइम वो रिस्क नहीं आएगा? आ सकता है, वो अपनी शक्ल बदल के आ सकता है, अपने आप को चेंज करके आ सकता है, या चलो वो ना आए तो कोई और आ सकता है, कोई नया रिस्क जन्म ले सकता है। तो मुझे हर वक्त क्या रहना है? एक्टिव रहना है, तैयार रहना है। मुझे एंजाइटी होनी चाहिए, मुझे उसको कॉन्टिन्यूअस मॉनिटर करना है कि भाई अपडेटेड स्ट्रेटजीज बनाएं ताकि अपडेटेड रिस्क से निपटा जा सके। याद रखो, क्या कहानी समझ आ रही है? आगे चलूं। सर ये तारा फ्रेमवर्क को समझते हैं। पहले किसको समझना है? तारा फ्रेमवर्क को समझना। एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं। लेट्स से मैं जाता हूं, या मुझे जाना है बाइक पे, मुझे जाना है बाइक पे, मगर मुझे डर लगता है कि बाइक चलाऊंगा
तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बाइक चलाऊंगा और मेरे पास हेलमेट नहीं है तो मेरा क्या हो जाएगा, चलान हो जाएगा। बाइक चलाऊंगा तो हो सकता है कि वो लाइन क्रॉस कर दूं, इशारा टूट जाए और मुझे फिर से क्या देने पड़ जाए, चलान पे करने पड़ जाए। बाइक चलाऊंगा तो शायद मैं ओवर स्पीडिंग कर जाऊं। बाइक चलाऊंगा तो पेट्रोल रास्ते में ख़राब हो सकता है, गाड़ी मेरी बंद हो सकती है, पेट्रोल ख़त्म हो सकता है। बाइक चलाऊंगा तो मेरा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है, रिस्क है। और ये सारे रिस्क किसके साथ अभी अटैच है, बाइक के चलाने के साथ, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं इन सारे रिस्कों को वन बाय वन इन फ्रेमवर्क में डाल कर देखता हूं। अगर मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तो मुझे इन रिस्कों को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर मैं किसी का वेट नहीं कर सकता, ये रिस्क होने के बावजूद मुझे अपना काम फिर करना ही करना। यानी कि कुछ मौके ऐसे आते हैं जहां पे आप रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको उन रिस्क के साथ जीना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है, कबूल है करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कबूल है। और फिर से क्या करना पड़ता है, कबूल है। समझ तो गए होंगे। तो जब आप 3 दफ़ा कबूल है कर लेते हैं, इसका मतलब है कि फिर आप रिस्क को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप उससे जान छुड़ा नहीं सकते। भाई फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर है, इसकी क्या वैल्यू होगी, 100 रुपये, 50 रुपये। मुझे रिस्क ये है कि ये मार्कर अगर मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊँ और नेक्स्ट डे आऊँ तो ये गुम हो सकता है, ये रिस्क है। मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया और चला गया, नेक्स्ट डे आया तो ये मार्कर यहाँ पे मौजूद नहीं था, नुकसान कितने का होगा, 50 रुपये। ओके, मैंने कहा यार ये तो गलत बात हो गई, मैं कंट्रोल्स लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, कंट्रोल्स। मैंने जनाब वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया कि मैं देखूं कि कौन ये मार्कर उठाता है। उसको लगाने की कॉस्ट आ गई 5000। मार्कर कितने का था, तो क्या ये मैंने अक्लमंदाना फैसला किया, क्यों क्यों 50 रुपया बचाने की खातिर मैंने नुकसान कितने का कर दिया है, 5000 रुपये का। 5000 का मैंने कैमरा लगा दिया, बचाए मैंने कितने, 50 रुपये। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिस्क क्या है, स्मॉल, रिस्क क्या है, स्मॉल, मगर उसको फिक्स करने की कॉस्ट क्या है, ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, हम इसके साथ रह लेंगे, सब्र और शुक्र करके रह लेंगे। तो हर रिस्क को हम अवॉइड या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कुछ रिस्क आपके साथ अटैच हो जाते हैं, आप उनको ना चाहते हुए भी क्या कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कबूल कर रहे होते हैं। फिर सेकंड है मेरे पास क्या करना, रिस्क को ट्रांसफ़र करना। सर ट्रांसफ़र करना, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना था, मैं डर रहा हूं कि मेरे साथ ये 4-5 मामलात हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा उबर वाले आ जाओ, यंगो वाले भाई तुम आ जाओ, इन ड्राइव वाले भाई तुम आ जाओ, और आके मुझे वहां तक ले जाओ जहां तक मुझे जाना है। अब रास्ते में तो इसका भी टायर पंचर हो सकता है, रास्ते में तो इसकी भी गाड़ी खराब हो सकती है, रास्ते में तो इसका भी क्या हो सकता है, पेट्रोल खत्म या एक्सीडेंट हो सकता है। मगर क्या इस पर नुकसान मेरा होगा? अगर ये उबर वाले का रास्ते में टायर पंचर हो जाता, क्या वो मेरे से पैसे मांगेगा? क्यों? उसका खत्म हुआ, अब इसमें मेरा लॉस नहीं है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, मैंने अपना रिस्क किसके जिम्मे डाल दिया, किसी दूसरे बंदे के जिम्मे डाल दिया, यानी कि थर्ड पार्टी के जिम्मे डाल दिया। किसके जिम्मे डाल दिया जनाब? थर्ड पार्टी के जिम्मे डाल दिया। और क्यों डाला? क्योंकि मैं अपने रिस्क को मैनेज ठीक से नहीं कर पा रहा। मैंने कहा भाई ये रिस्क मेरे बस का नहीं है, हाँ मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, मुझे यहां से वहां तक पहुंचा दो, उसमें जो भी खतरा होगा उसका जिम्मेदार कौन हो? तुम। तो मैंने उसको क्या किया, अपने रिस्क को ट्रांसफर। इसकी एक बहुत प्यारी सी मिसाल बनती है इंश्योरेंस। एक बंदा इंश्योरेंस क्यों करवाता है?
अपने किसी भी एसेट की, कि अगर इसके एसेट को कभी भी क्या पहुंच जाए, नुकसान, तो फिर जिम्मेदार कौन हो? इंश्योरेंस वाला। और उसके बदले वो क्या पे करता है? प्रीमियम पे करता है, रेंट पे करता है, हर साल कुछ ना कुछ पैसे देता रहता है। बात समझ आ रही? तो इसका मतलब ट्रांसफर क्या हुआ कि आपने अपना रिस्क आगे किसी के हवाले कर दिया, अब आप उससे बरियू जिम्मा हो गए। फिर अवॉइड, ये क्या होता है? अवॉइड मीन्स बचना, या वो काम करना ही ना, या वो काम करना ही ना। भाई मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था, मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, येंगो बुला रहा हूँ, आ भी नहीं रही है, तो मैं कर क्या सकता हूँ? अवॉइड। कैसे करूँगा अवॉइड? जाऊँगा ही नहीं, जाऊँगा ही नहीं। तो जब मैं जाऊँगा ही नहीं, तो बाइक घर से बाहर जाएगी, रिस्क अटैच होगा नहीं, यानी कि मैं वो एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर रहा। जो एक्टिविटी परफॉर्म करके मुझे क्या आने थे? रिस्क आने थे। अगर मैं ये एक्टिविटी ही परफॉर्म ना करूं, अगर मैं ये एक्टिविटी ही क्या ना करूं, परफॉर्म ना करूं, तो उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी रिस्क मेरे साथ अटैच नहीं होगा। और चौथी ऑप्शन, चौथी क्या है? कम कर देना, जहां तक हो सके वहां तक रिस्क को कम कर देना। तो तारा फ्रेमवर्क क्या है जनाब? ट्रांसफर, अवॉइडेंस, रिड्यूस या एक्सेप्टेंस। अब पढ़ते हैं कि किताब हमें क्या क्या बातें बताती है। ये देखें, एक्सेप्टेंस, व्हेन रिस्क इज स्मॉल एंड द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग इज हायर देन द डैमेज। तो हम उसको नॉर्मली क्या कर देंगे? फिर एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार खर्चा बचाने में ज़्यादा आ रहा है, और जिस चीज़ का नुकसान हो रहा है वो कम। अब इसको हम कैसे करेंगे? इस रिस्क को मुझे क्या करना? साथ साथ डॉक्यूमेंट करना कि एक्चुअली में मुझे कितना नुकसान उससे हुआ है। मैनेजमेंट से क्या लेनी है? इसकी अप्रूवल लेनी है। एंड उसको साथ साथ क्या करते रहना, हम लोगों ने रिव्यू करते रहना है कि उसकी वजह से कितना नुकसान अभी तक हो चुका है। एग्जाम्पल, एक्सेप्टिंग स्मॉल डाउन टाइम इन नॉन क्रिटिकल सिस्टम्स। ये डाउन टाइम क्या होता है? डाउन टाइम, सिस्टम चल नहीं रहा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही। जैसे ICAP की वेबसाइट अक्सर डाउन टाइम का शिकार रहती है जब आपका रिजल्ट आया होता है, या जब एग्जाम की वो जो क्या आप लोग करते हैं, एडमिशन फीस जो जा रही होती है, जो पेपर फी आप लोग पे करते हैं, उस वक्त भी इनका सिस्टम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। याद रखिएगा, डाउन टाइम उस वक्त आता है जब आपकी वेबसाइट पे लोड बढ़ जाता है। इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड होता है, वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ जाती है। वेबसाइट ट्रैफिक अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम किसका शिकार है? डाउन टाइम का। अब अगर छोटे से काम के लिए सिस्टम मेरा ख़राब हो गया और ये काम साल में एक दफ़ा होना है, तो कभी कभी मैं उसको क्या कर लूँगा? फिर एक्सेप्ट कर लूँगा कि चलो कोई बात नहीं, मगर साथ में इसका रिकॉर्ड मेंटेन करूँगा कि इससे इदारे को कितना नुकसान पहुँच रहा है। और अगर नुकसान ज़्यादा हो रहा होगा तो फिर मुझे यहाँ से निकल के कहाँ पे जाना होगा? किसी और तरफ जाना होगा। अगर मैं वो अपनी वेबसाइट किसी थर्ड पार्टी के हवाले कर दूंगा, तुम मेरे लिए ये सारा काम करो, तो मैं कहाँ पे गया हूँ? ट्रांसफर में गया हूँ। अगर मैंने अच्छा सिस्टम ला के इम्प्लीमेंट कर दिया और ट्रैफिक अब वो हैंडल कर रहा है, अब सिस्टम डाउन टाइम का शिकार होता है मगर कम टाइम के लिए होता है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ? और अगर मैं उसको बिल्कुल ही छोड़ दूँ, मैं फील नहीं बंद कर दूँ, तो मैंने क्या किया? उसको अवॉइड कर दिया। हाँ, समझ आई? सेकंड ऑप्शन क्या थी मेरे पास? ट्रांसफर। सेकंड क्या थी? जब आप अपना रिस्क किसी दूसरे के मत्थे पे डाल देते हैं कि भाई तुमने ये काम मेरे लिए करना है। बड़ी प्यारी मिसाल है आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग क्या होती है?
थर्ड पार्टी को अपना काम सौंप देना, भाई मुझे ये चेयर बनानी आती है मगर मुझे ये टेबल बनाना नहीं आता, मेरे पास ऑर्डर आया किसका, टेबल का, मैं कारीगर किसका हूं, चेयर का, मेरे पास मशीनें किसकी पड़ी हुई हैं, चेयर की, मगर ऑर्डर किसका आ गया है, टेबल का, और मुझे पता है ये ऑर्डर जिंदगी में दोबारा मुझे मिलने वाला नहीं। तो जब मुझे पता है कि ये ऑर्डर दोबारा नहीं आएगा और मैं उसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूं, तो क्या मैं टेबल बनाने की सारी मशीनरी ले आऊं? तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आउटसोर्स करना चाहिए, मुझे अपना रिस्क किसी और के गले में डाल देना चाहिए। मुझे ऑर्डर मिला 100 रुपए का, कितने का मिला, 100 रुपए का। मैंने कहा भाई तुम 60 का बना दो, 60 रुपए तुम्हारे, 40 रुपए मेरे। अब अगर कल को नुकसान हो जाए या कल को उस टेबल में कोई खराबी निकला है, फंसेगा कौन, मैं या वो? पहले मैं फंसूंगा, पहले मैं फंसूंगा। मगर मैंने जिससे बनवाया था फिर मैं उसको जाके पकड़ूंगा कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे क्या पहुंचा है, नुकसान पहुंचा, अब इसका खर्जाना दो। तो उससे खर्जाना लेके किसको पे कर दूंगा, अपने कस्टमर को पे कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया, मुझे कोई खास फाइनेंशियल इंपैक्ट इसका नहीं आया, और अगर आया भी है तो मैंने क्या किया होगा, उसको फिर शेयर किया। क्या किया, शेयर किया। तो इसकी प्राइम अप्रोचेस क्या है, इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स। बी लॉ तो पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, चलिए बी लॉ में ये होता है परफॉर्मेंस के टाइम पे क्या होता है कि दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी ए, एक पार्टी बी। फर्ज करें ए बी से कहता है कि मुझे 100 घड़ियां चाहिए, कब तक चाहिए, 5 मई तक चाहिए, और 5 मई रात 10 बजे तक चाहिए, मुझे आगे मिस्टर सी को भेजनी है। और अगर तुमने मुझे घड़ियां टाइम पे लाके ना दी और मुझे नुकसान हो गया किससे, सी से, तो कौन भरेगा, तुम भरोगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। कि आपने क्लॉज डाल दी है कि अगर नुकसान हुआ तो सप्लायर तुम भरोगे, मैं आगे भरने वाला नहीं। तो आपने अपना लॉस क्या कर दिया, फिर आगे ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह एक और मिसाल देता हूं आपको, क्लाउड की मिसाल देता हूं। क्लाउड किसे कहते थे, कुछ याद है? ऑनलाइन डाटा स्टोरिंग, ऑनलाइन डाटा स्टोरिंग। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं सारा डाटा फिजिकल इस लैपटॉप में रखूं और इसी को यूज करूं, मगर अगर मैं अपना डाटा खुद से संभालूं तो क्या उसके लिए मुझे सिक्योरिटी मेजर्स भी खुद से लेने पड़ेंगे, सिक्योरिटी का ख्याल मुझे खुद करना पड़ेगा, उसके बदले मुझे क्या पे करने पड़ेंगे, पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जनाब ये सर दर्द मैं ना लूं। मैंने बाहर किसी गूगल को, किसी अमेज़ॉन को, किसी माइक्रोसॉफ्ट को कहा कि भाई मेरा डाटा तुम लोग अपने पास रख लो, अपने क्लाउड में रख लो, और उनको मैं क्या पे कर रहा हूँ, प्रीमियम, हर साल हर महीने कुछ ना कुछ उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड। तो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का खर्चा था मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसको, क्लाउड को। अब अगर डाटा लॉस हो जाए, उस डाटा में ब्रीच हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा, क्लाउड वाला। मुझे हर्जाना कौन देगा, क्लाउड वाला। और अगर मेरी ही रखी हुई जो सिक्योरिटी है वो ही डाटा लेके भाग जाती तो नुकसान किसको होता, मुझे होता। तब नुकसान को मैं क्या कर रहा होता, एक्सेप्ट, मैं उसको ट्रांसफर ना कर रहा होता। ये बात समझ आई। तीसरी बात, अवॉइडेंस, मैं वो काम करूं ही ना जहां पे रिस्क काफी ज्यादा हो, जहां पे रिस्क क्या हो, काफी ज्यादा हो, और उसको मैं सेफली कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको मैं सेफली कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं उस एक्टिविटी को करना ही क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। भाई जहां मुझे पता है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि मेरा डाटा लीक कर रही है, तो मैं उस कभी भी उस टेक को यूज नहीं करूंगा। तो जब मैं उसको यूज ही नहीं करूंगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ रिस्क मुझे लगेगा आके,
नहीं लगेगा। और आखिरी मेजर क्या है? रिड्यूस करना, जहां तक पॉसिबल है उसको मिनिमाइज कर देना। भाई मुझे लगता है कि मेरा डाटा चोरी हो सकता है, खराब हो सकता है, तो मैं क्या कर लूँ? उसका बैकअप बना लूँ। अपने एम्प्लॉय को क्या कर लूँ? ट्रेन कर लूँ। अगर मेरा एम्प्लॉय ट्रेंड है तो नुकसान होने का चांस क्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा? नहीं, एटलीस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पहले से रिड्यूस हो जाएगा। एक दफा ये चारों बातें पढ़ लें जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं चारों। तारा फ्रेमवर्क, ट्रांसफर, एक्सेप्टेंस, अवॉइडेंस और रिड्यूस। डन, चलो आगे। अच्छा जी, अब आ जाए। पहला पॉइंट क्या था? रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कर लिया। सेकंड क्या है? रिस्क को असेस करना। थर्ड, मिटिगेट करना। फोर्थ क्या था? मॉनिटर करना। और ये नया पॉइंट आया, इंसिडेंस रिस्पॉन्स। इंसिडेंस रिस्पॉन्स क्या मतलब? हम हर वक्त तैयार रहेंगे, रिड्यूस करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, मिटिगेट करने के बाद, सब कुछ कर कराने के बाद भी एक रिस्क अपने साथ लगा रहता है कि खुदा न खास्ता अगर हो गया तो हम उस वक्त क्या करेंगे। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे। अपने आप को क्या क्या होगा? मेंटली प्रिपेयर रखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो गया तो फौरी तौर पे उससे बाहर कैसे आया जाएगा, फौरी तौर पे उससे निपटा कैसे जाएगा। तो मुझे अपने एक्शन प्लान्स, अपने रिस्पॉन्स प्लान्स सोच के रखने हैं। अपने एक्शन प्लान्स और अपने रिस्पॉन्स प्लान्स जो हैं वो क्या रखने हैं? सोच के रखने पड़ेंगे। इजी है, मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। अच्छा सर, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों इतनी जोर का आया हुआ है क्या? आईटी रिस्क मैनेजमेंट। पहला, हम चाहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे। और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? आईटी का। और इसमें तीन चीज़ें होती हैं हमेशा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्क। याद रखिएगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा कितनी बातें होंगी? तीन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। को हम क्या चाहते हैं? ये डैमेज से पाक रहे और अनऑथराइज्ड एक्सेस से महफूज रहे। नंबर 2, हम चाहते हैं कि हमारा डेटा हमेशा क्या रहे? इंटेग्रिटी वाला रहे। एंड बाय इंटेग्रिटी वी ऑलवेज मीन एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम हर वक्त क्या रहे? अवेलेबल। भाई बैंक का जो ऑनलाइन सिस्टम होता है, मान के चलें कि आप लोग मिज़ान बैंक यूज़ करते हैं या HBL यूज़ करते हैं और वो 2 घंटे के लिए डाउन टाइम का शिकार हो जाए और आपने उन्हीं 2 घंटों में अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करनी हो, अपने बिल पे करने हो, पेमेंट लेनी भी हो, पहुंचानी भी हो, आप लोगों को मेंटल टॉर्चर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इदारा क्या चाहता है कि उसका सिस्टम कभी भी किसका शिकार ना हो? डाउन टाइम का शिकार ना हो। क्योंकि अगर हो गया तो क्या होगा? नंबर 1, आपका रेप्यूटेशन लॉस, लैक ऑफ कस्टमर ट्रस्ट। कस्टमर फिर अब आप पे भरोसा करने वाला
नहीं है। और हो सकता है कि जब आपका सिस्टम ठीक हो तो कस्टमर जाए, सारा पैसा विड्रॉ करे और अगले बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करा ले, क्योंकि वो आपके डाउन टाइम से क्या हो चुका है, बेचारा परेशान हो चुका है, उसको नुकसान हो चुका है आपके डाउन टाइम की वजह से। तो इदारा हमेशा क्या चाहता है कि उसका क्या प्रोटेक्टेड रहे, आईटी स्ट्रक्चर, उसका डाटा हमेशा क्या रहे, इंटेग्रिटी वाला, सिस्टम उसका हमेशा क्या रहे, हर टाइम अवेलेबल। जितने भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे निपटा जा सके। कौन से थ्रेट्स? साइबर सिक्योरिटी। कौन कौन से दिए मैं यहाँ पे? पहला वर्ड लिखा हुआ है मैलवेयर। ये मैलवेयर क्या होता था? पूरा वर्ड बताएं। मैलवेयर का मतलब था मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलवेयर मींस मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और मैलिशियस कहते हैं वायरस को, सस्पिशियस को, वायरस को। फिशिंग याद है? फिशिंग होता था फेक ईमेल्स पे जो लिंक आ रहा है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको इनाम नहीं मिलता, बल्कि उल्टा आपसे इनाम मांगा जाता है कि भाई मुबारक हो, हमने आपका डाटा हैक कर लिया है, पैसे दे के डाटा वापस लेना। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? हैकिंग। हम चाहते हैं कि हम लोग हमेशा किसकी कंप्लायंस करते रहें? रेगुलेटरी बॉडीज की। भाई वो बंदा जो कि बाइक पे जा रहा था, अब मुझे सारा सोच के बताएं, अगर ये सुकून से जा रहा है, अपनी लाइन की हिफाजत कर रहा है, स्पीड भी इसकी अच्छी है, इसने हेलमेट भी पहना हुआ है, सब कुछ ठीक कर रहा है, तो क्या फिर इसका चलान होगा? क्यों? ये लॉ की क्या कर रहा है? कंप्लायंस कर रहा है। तो इदारा हमेशा यही चाहेगा कि इन बातों से वो क्या हासिल करे, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके ऊपर 5-7 नंबर का सवाल बन के आ सकता है कि भाई एक इदारा क्यों आईटी रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स जो कि वो पूरा करना चाहता है। तो मैं आपको ये 5 बातें, 5 ही है ना, हाँ, ये 5 बातें आपको याद करनी है ना। कोई परेशानी, कोई मसला? सर इसी के साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस ये है कि हर इदारा चाहता है कि अब वो फिजिकल के साथ किस में जाए? डिजिटलाइज हो। और जैसे ही वो डिजिटल की तरफ जाएगा, साथ ही उसके क्या आ जाएंगे? रिस्क। और हमें उसको क्या करना आना चाहिए? मैनेज करना आना चाहिए। इदारा चाहता है कि उसका बिजनेस हमेशा क्या रहे? कंटिन्यू रहे। इदारा चाहता है कि उसके बिजनेस में हमेशा क्या किया जाए? ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट कैसे होगा? जब वो अपने तमाम तर स्टेक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे कोई से 3 स्टेक होल्डर के नाम लेके बता सकते हैं? शेयर होल्डर, सप्लायर, कस्टमर, लेंडर, मीडिया। तो अगर हम उनकी बातें मान रहे हैं, अगर वो हमारे साथ क्या है? कॉन्फिडेंस में है, तो जनाब हम अपने बिजनेस को मजीद तरक्की दे सकते हैं। क्यों? उनका हमारे पे क्या आ गया? ट्रस्ट आ गया। एनहांसेस एजिलिटी एंड, हम अपना बिजनेस ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ क्विकली ग्रो कर सकते हैं, हम चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कोई ख़तरा आ भी जाए तो हमें उससे बचना आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? थ्रू तारा फ्रेमवर्क, थ्रू तारा फ्रेमवर्क। और हमें क्या मिलना चाहिए? कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी कि इससे पहले कि मेरा कंपेटिटर ये चीज़ें करे, मुझे कर लेनी चाहिए, ताकि मैं हमेशा उससे एक कदम आगे रहूँ। याद रखोगे? आज की आखिरी बात करता है। ये कुछ बातें आपको स्क्रीन पे आ रही हैं, 4 बातें हैं। ये है आईटी रिस्क की 4 कैटेगरी, बल्कि आईटी नहीं, रिस्क की 4 कैटेगरी। पहली कौन सी है? साइबर सिक्योरिटी। दूसरी कौन सी है? फिजिकल। तीसरी कौन सी है? और चौथी कौन सी है? सबसे आसान वाली पहले करते हैं, ह्यूमन एरर। कौन सा एरर? ह्यूमन एरर। सर मैं एक काम कर रहा हूँ, अचानक से मुझे नींद आई और गलती से वो फाइल डिलीट हो गई। सिस्टम ने मुझे रोका भी नहीं और मैंने ऑल्ट डिलीट करके फाइल को डिलीट कर दिया। अब क्या होगा? क्या मैंने जान के किया?
क्या मैंने जान के ये लॉस किया डाटा? नहीं। मगर क्या मेरी गलती की वजह से ये डाटा मेरे से लूज हो गया? हो गया ना। अब इस तरह के रिस्क से कैसे बचा जाए जिसमें आपको पता भी नहीं चला, बस आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान दे चुकी है। आपने पेमेंट करनी थी। अच्छा, आप में से कोई इजी पैसा यूज कर रहा है? आपसे पूछता हूँ, आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं, आपने बंदे का मोबाइल नंबर लिखा, गलती से नंबर में 2-3 नंबर आगे पीछे हो गए और गलती से पेमेंट किसी और को चली गई, ये मैंने जान के भेजी है? नहीं, ये मेरी तरफ से क्या है? एक ह्यूमन एरर है। अच्छा, इस चीज को ओवरकम करने के लिए अब इजी पैसा ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है। नाम अब काफी बड़ा बड़ा आता है और वो आपसे पूछता है कि क्या वाकई में तुम इस बंदे को पेमेंट भेजना चाहते हो या नहीं। इसका मतलब है कि वो जो ह्यूमन एरर आ रहा था, जब इंसान को पता नहीं चलता था कि वो किसको पेमेंट भेज रहा है, किसको नहीं भेज रहा, अब वो एक मैसेज पहले आता है जिसपे वो कंफर्मेशन मांगता है कि क्या वाकई में ये तुम ट्रांजैक्शन करना चाहते भी हो या नहीं चाहते। वो आपको मौका दे रहा है अपनी गलती सुधारने का, अगर आपने पीछे क्या किया हुआ है? एरर किया हुआ। तो ह्यूमन एरर्स कौन से हैं जो कि एक्सीडेंटल है, यानी कि आप जान के नियतन ये काम नहीं कर रहे, आपने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया या मिस कॉन्फ़िगरेशन कर दी, आईडी पासवर्ड 2-4 दफा गलत टाइप कर दिया। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल एक्सपेरिमेंट्स की क्या कर दी? वायलेशन कर दी। तो जनाब उससे क्या हो गया? डेटा लॉस, सिक्योरिटी ब्रीच और आप कंप्लायंसेस के शिकार हो गए हैं। अब गवर्नमेंट कहती है तुमने कानून तोड़ा है। तो आपको किस तरह की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए इससे निपटने के लिए? नंबर 1, आप लोग क्या करेंगे? एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे। नंबर 2, आप कंट्रोल करेंगे कि कौन कौन सा बंदा उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, और अगर वो कर भी रहा है तो पहले क्या मांगी जाएगी? अप्रूवल मांगी जाएगी। पहले क्या मांगी जाएगी? अप्रूवल मांगी जाएगी। नंबर 2, सिस्टम फेलियर। बैठे बिठाए जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, सिस्टम में फेलियर हो जाए, सिस्टम में बग आ जाए, सिस्टम में वायरस आ जाए, सिस्टम में क्या आ जाए? वायरस आ जाए, या नेटवर्क चला जाए, या जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसकी कैपेसिटी क्या हो जाए? पूरी हो जाए, मसला तो आ गया। अब इससे भी क्या होगा? मेरी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, डाटा मुझे क्या मिलेगा? करप्टेड मिलेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्रॉपरली उसको मेंटेन करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए, इंतज़ामिया से बात करके इस तरह के रिस्क को 100% मुझे ख़त्म करवाना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरह का नुकसान मुझे ना हो। तीसरा क्या है? फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क। भाई ज़लज़ला किसी के काबू में है, तूफ़ान किसी के काबू में है, आग किसी के काबू में है, सैलाब किसी के काबू में है, मगर क्या ये भी रिस्क है? रिस्क है या नहीं है? तो सर अगर नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, इक्विपमेंट फेलियर हो जाए, कभी कभी लैपटॉप एकदम से बंद हो जाए, मेरा नुकसान है, नुकसान मेरा है, मगर क्या ये मेरी वजह से हुआ है? नहीं। हाँ, अगर मैंने फाइल डिलीट कर दी तो वो कहाँ पे जाएगा? ह्यूमन में। चलते हुए लैपटॉप के अंदर वायरस आ जाए तो वो कहाँ पे जाएगा? सिस्टम फेलियर में। लैपटॉप बंद ही हो जाए तो वो कहाँ पे जाएगा? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। और अगर साइबर सिक्योरिटी रिस्क, अच्छा इसमें कुछ बातें लिखी हुई है, मेलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एक लिखा हुआ है क्या? ये रैंसम किसे कहते हैं? पैसे मांगते हैं, फिरौती की रकम मांगते हैं। एक लिखा हुआ है फिशिंग, फिशिंग किसे कहते हैं? फेक लिंक्स पे क्लिक कर देना। एक लिखा हुआ है डेटा ब्रीच, ये क्या होता है? डेटा का चोरी हो जाना। एक और वर्ड लिखा हुआ है डीडॉस। डीडॉस कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज। लिख लें, डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिनायल ऑफ सर्विसेज। अब ये क्या होता है? लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? अच्छा, मुझे इंतजामिया कहती है कि सर आपने ये वाली क्लास पढ़ानी है और मैं ऐसे बैठा हूँ,
आप लोग ज़रा बोले साथ क्लास करा दें, बोले नहीं मैंने नहीं करानी, नहीं मैंने नहीं करानी, नहीं करानी, नहीं मैंने नहीं करानी। तो ये क्या है? डिनायल ऑफ सर्विसेज, कि आप सर्विस दे ही नहीं पा रहे। आपने आईकैप की पेमेंट करनी थी, वेबसाइट डाउन टाइम का शिकार है, तो वो डाउन टाइम क्या है? डिनायल ऑफ सर्विसेज। आप काम करना चाहते हैं मगर आगे से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही। अब इससे कैसे बाहर आए? क्या इंस्टॉल करें? एंटीवायरस। लोगों को क्या करें? ट्रेन। नेटवर्क को क्या करते रहें? मॉनिटर। और अपने डाटा को क्या कर लें? एनक्रिप्ट कर लें, उस पर सिक्योरिटी लगा दें, उसको पासवर्ड लगा दें, डाटा को रीडेबल ना रहने दें। इम्पैक्ट क्या आएगा? फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशनल डैमेज, डाटा क्या हो जाएगा? स्टोलन और डिसरप्शन। वही बात है। हम लोगों ने क्या किया है अभी तक? हम लोगों ने जनाब मोहतरम पहला पेज पूरा कर लिया, हाँ बहुत पढ़ लिया, मैं कहता हूँ आज नहीं मचा दी हम लोगों ने। पहला पेज पूरा कर लिया, दूसरा पेज पूरा किया, तीसरा पेज पूरा किया, शाबाश, चौथा पेज भी पूरा कर लिया। आखिरी की 4 बातें रह गई हैं। आई वुड लाइक के ये ज़रा आप एक दफ़ा पढ़ के आएँ कल खुद ही, यहाँ से कल कहानी को आगे लेके चलेंगे। डन? और डन? कोई बात मुश्किल लगी है? आखिरी बात है, आखिरी बात कर लूँ। अगर आप जेन्युइनली, इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहा। अगर आप जेन्युइनली आज से भी नियत बांध रहे हैं ना कि हम लोगों ने पढ़ना शुरू करना है, तो आज वो दिन है जहाँ से आप अपने ट्रैक पे वापस आ सकते हैं। आज से ही अगर आप ये 4 सफ़े याद कर लें, रोज़ का काम बस रोज़ करते जाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, नहीं देख के आना। आप अगर आज से ही ये काम करना शुरू कर दें, घर जाके आधा घंटा पौना घंटा भी दे देंगे, बहुत है। मगर प्लीज़ इसको पेंडिंग पे मत डालिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं 2 दिन के बाद जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर शुरू करूँगा, तो वो भूल जाएगा। तब तक रोज़ का काम रोज़ कर लें, मुझे और आपसे दूसरी चीज़ चाहिए ही नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं।